हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज एंड आई वेलकम यू ऑल टू अर्जुना एकेडमी। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले, ठीक है। और इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, जो कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर होंगे। इसके बाद जो सेकंड चीज हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे वो होगा किरचॉफ का फर्स्ट रूल, और जो लास्ट टॉपिक इसमें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे वो होगा किरचॉफ का सेकंड रूल। और इसके बाद इस पर बेस्ड होंगे ढेर सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन, जिसमें दो रेजिस्टर्स, एक 20 ओम का और एक 10 ओम का, ये कनेक्टेड है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और हमने आइडेंटिफाई कैसे किया कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। बेसिकली अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, दो कॉमन पॉइंट के बीच में जब भी आपके पास रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो, हम लोग कहते हैं वो जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। देन एक और चीज, आपके पास यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है जो कि 20 वोल्ट का है, और हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ करंट आई, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है। और जब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन ये वर्ड आता है, दो चीजें दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। पहली चीज ये कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज आपका कैसा होता है, कांस्टेंट, और जो करंट होता है ये आपका कैसा होता है, डिवाइड। इसका मतलब अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहां आई करंट है तो ये आई करंट दो ब्रांच में डिवाइड होगा। एक का वैल्यू अगर हम लोग कह दे कि I1 है, दूसरे का वैल्यू I2 बन जाएगा। तो अगर आपको यहां वैल्यू ऑफ I पता करना है तो हम लोग कह सकते हैं कि I का वैल्यू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 के बराबर, ठीक है। अब यहां पर I1 और I2 का अगर मुझे वैल्यू मिल जाता है तो मैं यहां पर इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। अब सवाल यह है कि हम लोग I1 और I2 कैसे निकालें। तो हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू कितना बन जाता है, I इंटू R। तो यहां से I का वैल्यू कितना बन जाएगा, V अपॉन R। अब पहली चीज जो मुझे फाइंड करनी है वो है I1। वोल्टेज तो I1 और वोल्टेज तो R1 और R2 दोनों के लिए V ही रहने वाला है, सेम, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ R हम लोग I1 के लिए कह देंगे R1, वोल्टेज का वैल्यू 20, रेजिस्टेंस R1 का जो वैल्यू है, I1 के साथ वाले को हम लोग R1 बोल देते, जो कि अगेन आपका कितना है, 20 के बराबर। सो आपके पास I1 का जो वैल्यू बन गया वो कितना बन गया, 1 एम्पियर के बराबर। ऑन द सेम अप्रोच हम लोग निकालेंगे अब I2 निकालने के लिए अगेन वोल्टेज तो कांस्टेंट V, रेजिस्टेंस कितना हो गया, R2। वोल्टेज का वैल्यू आपके पास 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस R2 का वैल्यू आपके पास कितना है, 10। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब ये कितना हो गया, I2 का वैल्यू 2 एम्पियर। अब आपके पास I1 I2 आ गया तो आप आराम से अब I निकाल सकते हो। I का वैल्यू कितना बन जाएगा, अब I1 प्लस I2 के बराबर, विच इज 1 प्लस 2, मतलब फाइनल आंसर कितना हो गया आपके पास में, 3 एम्पियर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कहा है द एमीटर रीडिंग इन द सर्किट बिलो इज, ठीक है। तो हमें यहाँ फाइंड करना है एमीटर का रीडिंग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, अगेन आप देख सकते हैं 3 रेजिस्टर्स है, एक 2 ओम का जो ऊपर वाली ब्रांच में है, एक 1 ओम का जो मिडल वाली ब्रांच में है, और एक 3 ओम का जो आपके पास अगेन कहाँ पर है, लोअर वाली ब्रांच में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ टोटल करंट जो एंटर कर रहा है वो है 11 एम्पियर का, ठीक है। देन अगेन एक और चीज़ कि हमको यहाँ पर नहीं पता टोटल बैटरी का वोल्टेज कितना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक तरीका ये होता है कि पहले आप क्या कर लीजिए, आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लीजिए।
आपके पास आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा, आपके पास टोटल करंट है, उसके हेल्प से आप टोटल वोल्टेज निकाल सकते हैं। और एक बार टोटल वोल्टेज मिल जाए तो हम लोग जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज आपका सेम होता है। तो I1 को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, V/R1 यूज़ करेंगे, I2 को निकालने के लिए V/R2 और I3 को निकालने के लिए V/R3। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। और जो दूसरा तरीका है वो आप करंट डिवाइडर रूल भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग जो सिंपलेस्ट मेथड है उससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे रहा मेथड 1। तो मेथड 1 हम लोग एकदम बेसिक अप्रोच से जाएंगे, जहाँ पर पहला काम हम लोग का ये रहेगा टोटल वोल्टेज पता करना। तो उसके लिए पहला काम जो निकालना होगा वो होगा आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए अब अगर यहाँ पर आपके पास में दिए हुए हैं 3 रजिस्टर्स, तो आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब R1 का वैल्यू कितना है, 2 ओम, देन R2 का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, 1 ओम, और लास्ट में आपके पास में R3 का वैल्यू कितना है, 3 ओम। अब 3, 2, 1 इनका अगर हम लोग एलसीएम निकालना जाए तो एलसीएम जो बनना चाहिए वो 6 बनना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 6 मिल जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर। देन 1 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करें, और अगेन 3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें। तो आपके पास लास्ट में जो 1/R इक्विवेलेंट है वो कितना बच जाएगा, 6 + 3 9, 9 + 2 11, सो 11 अपॉन में आपके पास आ गया 6। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहे R इक्विवेलेंट तो वो कितना बन जाएगा, 6/11 ओम। ठीक है, तो आपके पास में आ गया R इक्विवेलेंट का वैल्यू। आपके पास में टोटल करंट कितना गिवन है, 11 एम्पियर। तो हम लोग इसके हेल्प से जो है ओम्स लॉ लगाकर V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, करंट का वैल्यू था 11 एम्पियर, R इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 6/11। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 11 हो गया कैंसिल। तो आपको यहाँ से वोल्टेज का जो वैल्यू मिला वो कितना मिल गया, 6 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से वोल्टेज का वैल्यू भी मिल गया। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे I1, I2 और I3, बट आपको I1, I2, I3 तीनों को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कहा है कि ये आपके पास में I1 है, ये आपके पास में I2 है और ये आपके पास में I3 है, तो आप सिंपल I2 निकाल लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि मुझे जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है एमीटर का रीडिंग, वो भी कौन से वाले ब्रांच में लगा हुआ एमीटर है, सेकंड वाले ब्रांच में। मतलब मुझे तो सिर्फ I2 का वैल्यू चाहिए ना। तो अब I2 निकालने के लिए हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला I2 इज इक्वल्स टू V/R2। ठीक है, तो वोल्टेज कितना आ रहा है, 6 वोल्ट का। R2 का वैल्यू अगर देखें तो 1 ओम हमें नज़र आ रहा है, तो ये आ गया 1। तो यहाँ से आपके पास में जो I2 का वैल्यू बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 6 एम्पियर के बराबर। ठीक है, हम लोग के पास ऑप्शन है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 6 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 एम्पियर। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की। मेथड नंबर 2 कौन सी है जिसके हेल्प से हम लोग अगेन यहाँ पर करंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो हम लोग ये जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग लिखे V इज इक्वल्स टू I इंटू आर बनता है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ अगर हम लोग यहाँ से करंट का वैल्यू देखिए तो कितना बन जाएगा, V/R बन जाएगा। और तीसरी चीज़ ये कि आपके पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का वैल्यू कैसा होता है, कांस्टेंट, इसीलिए I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा, R। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा यहाँ पर होगा रेजिस्टेंस उतना कम इस ब्रांच में फ्लो करेगा करंट। तो अगर ध्यान से हम लोग देखते हैं तो हमें नज़र आएगा कि सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो तो थर्ड ब्रांच में है। ठीक है, इसका मतलब सबसे कम करंट जो फ्लो करेगा वो भी आपका कहाँ पर फ्लो करेगा, थर्ड वाले ब्रांच में। तो अगर मैं कह दूँ कि I3 का वैल्यू x है,
ठीक है। तो हम लोग इसके हेल्प से I2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब वो कैसे, देखिए यहाँ पर I और R में अगर इन्वर्स रिलेशन है तो मैंने कहा था कि जब भी I इन्वर्स रिलेशन, सो I1/I2 अगर मैं लिख रहा हूँ तो 1 के आगे क्या आता है 2 और 2 के आगे क्या आता है 1। सो I1 का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फिलहाल हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं कौन कौन सी ब्रांच में, सेकंड और थर्ड ब्रांच में यूज़ कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग जो है इंस्टेड ऑफ 1 और 2 इस बार हम लोग यूज़ करते हैं 2 और 3, ठीक है। तो बस जहाँ पर 1 था मैं वहाँ पर 3 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, I3/I2 इज इक्वल्स टू R2/R3, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर I3 का वैल्यू आपके पास में कितना है x, I2 का वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं। R2 का वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है 1 ओम और R3 का वैल्यू आपके पास कितना है 3 ओम। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख पाएंगे कि I2 का वैल्यू कितना आ गया 3 टाइम्स ऑफ x के बराबर। इसका मतलब आपके पास I3 बन रहा है x के बराबर, I2 बन रहा है 3x के बराबर। अब सेम तरीके से मैं एक काम करता हूँ, I1 भी निकाल लेता हूँ। तो वापस मैं यही रिलेशन यूज़ करूँगा, ठीक है। कौन सा वाला, कि I1/I2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन में R1। I1 का वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है। I2 का वैल्यू मैंने कितना फाइंड किया है 3x। R2 का वैल्यू कितना है मेरे पास 1 और जो R1 का वैल्यू मेरे पास है वो कितना है 2 ओम के बराबर। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ I1 का वैल्यू, तो I1 का वैल्यू कितना बन जाएगा 3/2x, ठीक है। सो I1 का वैल्यू कितना बन गया 3/2x के बराबर। मतलब I1 मिल गया, I2 मिल गया और हम लोग के पास में I3 का वैल्यू तो x के बराबर था। और टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है वो कितना है 11 एम्पियर। तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब I का वैल्यू कितना है 11, I1 आपके पास कितना आ रहा है 3/2x, I2 कितना आ रहा है 3x और I3 आपके पास में कितना था x के बराबर, ठीक है। तो सब में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x कॉमन है, आप x कॉमन निकाल लीजिए और जैसे ही आप x कॉमन निकालेंगे तो आपके पास में जो ब्रैकेट में टर्म बचेगी वो क्या बचेगी 3/2 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। ध्यान से अगर देखा जाए तो एलसीएम बोल सकते हो आप 2 बन जाएगा, ठीक है। तो 11 जैसा का वैसा, x जैसा का वैसा। अब अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम मान लेते हैं कि सबके डिनोमिनेटर में एक ही टर्म आ रही है 2, तो ये तो 3 जैसा का वैसा रहेगा। यहाँ 3 वाली टर्म में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये बन गया 6 और लास्ट वाली टर्म आपके पास कितनी बन गई 2 बन गई, ठीक है। तो अब अगर आप लिखना चाहे आपके पास में ये क्या बन जाएगा 11 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11/2 आपके पास में आ गया। इधर का 11 और इधर का 11 हो गया कैंसिल, तो x का वैल्यू आपके पास कितना बन गया 2। अब x का वैल्यू आपके पास 2 बन गया। मुझे वैल्यू जो चाहिए वो चाहिए एमीटर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सा I2, और I2 का वैल्यू कितना है 3x के बराबर। तो I2 का वैल्यू है 3x के बराबर और x का वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया, कितना आ गया वो x का वैल्यू 2 के बराबर। सो I2 आपके पास कितना आना चाहिए 6 एम्पियर आना चाहिए, ठीक है। तो ये है मेथड नंबर 2 जहां पर हमने यूज़ किया है करंट डिवाइडर रूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहा है 5 आइडेंटिकल लैम्प्स और हर एक लैम्प का जो रेजिस्टेंस है वो है R, जिसका वैल्यू कितना है 1100 ओम के बराबर। और इसको हमने कनेक्ट किया है 220 वोल्ट के बैटरी के साथ। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, मुझे निकालनी है रीडिंग ऑफ द आइडियल एमीटर A जो कि इस सर्किट में लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से यहाँ पर देखिए तो हमें समझ में आएगा कि ये जो क्वेश्चन फिलहाल चल रहा है वो कौन से वाले कॉम्बिनेशन पर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और मैंने कहा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी आए दिमाग में 2 चीज़ें तुरंत क्लिक होनी चाहिए।
पहली चीज आपके पास में जो वोल्टेज का वैल्यू रहेगा वो कैसा बन जाएगा, कांस्टेंट, और दूसरी चीज जो करंट का वैल्यू है वो आपका यहां पर क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, 220 वोल्ट का बैटरी है, ऑब्वियसली एक हायर पोटेंशियल पर होगा और एक लोअर पोटेंशियल पर होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका हायर पोटेंशियल पर है और ये आपका लोअर पोटेंशियल पर है। ठीक है, अब यहाँ से बैटरी से जितना भी करंट निकलने वाला है वो देखते कितने पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले यहाँ पर एक पार्टीशन, यहाँ पर दूसरा पार्टीशन, यहाँ पर तीसरा पार्टीशन, यहाँ पर चौथा पार्टीशन, और लास्ट वाले ब्रांच में आपके पास में एक करंट का जो है डिवाइडेड पार्ट चला जाएगा। इसका मतलब जो टोटल करंट है वो आपका ये एक पार्ट यहाँ जा रहा है, दूसरा पार्ट यहाँ जा रहा है, तीसरा पार्ट यहाँ जा रहा है, चौथा पार्ट यहाँ जा रहा है और पांचवा पार्ट यहाँ जा रहा है। इसका मतलब कुल मिला के जो करंट है आपको 1, 2, 3, 4, 5 ब्रांच में मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं आपको कह दूं कि करंट का वैल्यू पहले जो गया है वो 5 टाइम्स ऑफ आई है, तो पहली वाली ब्रांच में आपका डिवाइड कर गया और यहाँ पर गया आई, यहाँ पर भी गया आई, यहाँ पर भी गया आई, यहाँ पर भी गया आई, और लास्ट वाले में अगेन कितना चला गया, आई। इसका मतलब जब करंट आया होगा तो वो 5 एम्पियर था। सबसे पहले क्या हुआ, अब आपके पास का जो करंट है वो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले ये यहाँ पर 5 एम्पियर आया, पहला डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आई अगर आपका इधर आ गया तो इधर आपके पास कितना बच गया, 4 आई। थोड़ा और आगे गए, अगेन एक पार्ट छूट गया, 4 आई में से एक आई चला गया, मतलब यहाँ कितना आ गया, 3 आई। थोड़ा और आगे गए, एक आई और पीछे छूट गया, यहाँ कितना आ गया, 2 आई। थोड़ा और आगे चले गए, एक आई पीछे छूट गया, आपके पास कितना बच गया, आई बच गया। तो जैसे करंट आपका डिवाइड हो रहा है अलग अलग पार्ट में, वैसा ये मिलेगा भी ना। इस देखो, जब ये वापस हम लोग रिटर्न आ रहे हैं इस पॉइंट पर हम लोग जब आए तो आई करंट यहाँ पर रिटर्न हुआ और यहाँ से भी जो करंट रिटर्न हो रहा है वो भी कितना है, आई। तो कुल मिलाकर इस पॉइंट पर जो करंट आपके पास बन जाएगा वो कितना बनेगा, 2 आई। अगेन यहाँ पर नीचे में कितना आ रहा है, आई, तो अगेन इधर में जो करंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आई। इसका मतलब ये हुआ कि एमीटर में से जो करंट पास होने वाला है वो कितना पास होने वाला है, 3 आई पास होने वाला है। इसका मतलब जो मुझे रीडिंग चाहिए एमीटर की, ठीक है, इस एमीटर में जो करंट जाने वाला है वो कितना जाने वाला है, 3 आई के बराबर। अब सवाल ये है कि हम लोग आई कैसे फाइंड कर ले, तो आई को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते I इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन में आपके पास में रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टेज जो हम लोग के पास गिवन है वो 220 वोल्ट का है, और अगर रेजिस्टेंस की बात हम लोग करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो आपके पास में कितना मेंशन था, वो मेंशन था 1100 ओम के बराबर। तो ये आ गया 1100, अगेन 0 0 आपके पास कैंसिल। ठीक है, नाउ 11 से आपका अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 22 जो है 2 टाइम्स चला जाएगा, मतलब ऊपर में 2 बचेगा और नीचे में आपके पास में 10 बच जाएगा। इसका मतलब करंट का वैल्यू, आई का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/5 एम्पियर के बराबर। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं वोल्टेज का वैल्यू सब के लिए कैसा बन जाएगा, सेम सेम। मतलब V का वैल्यू तो आपने 220 यूज़ कर लिया, इसके बाद हर एक ब्रांच में आपके पास में वोल्टेज तो 220 रहने वाला है, रेजिस्टेंस का वैल्यू R विच इज इक्वल्स टू कितना है, 1100। मुझे तो सिर्फ I का वैल्यू चाहिए, तो I का फॉर्मूला मैंने यूज़ कर लिया V/R। V का वैल्यू पुट किया, R का वैल्यू पुट किया, तो I कितना आ गया, 1/5। तो अब आपके पास I का वैल्यू आ गया 1/5, तो 3 × 1/5 कितना हो गया, 3/5 एम्पियर। इसका मतलब जो आइडियल एमीटर लगा हुआ है उसका रीडिंग जो आना चाहिए कितना आना चाहिए, 3/5 एम्पियर। ऑप्शन में अगर चेक करते तो हमके पास में थर्ड ऑप्शन ही मिलता है, कितना, 3/5 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन होने के कारण आपके पास करंट हो गया डिवाइड, ठीक है। 5 ब्रांच में जा रहा है, इसलिए मैंने मान लिया कि बैटरी से 5I करंट निकल रहा है और हर ब्रांच में I करंट जा रहा है। इसके बाद हम लोगों ने ध्यान से देखा कि एमीटर में जब करंट वापस आ रहा है तो 3I ही पास हो पा रहा है, ठीक है। अब मुझे इस 3I का वैल्यू चाहिए तो मुझे उसके लिए पहले I पता रहना चाहिए, तो I को निकालने के लिए हमने यूज किया V/R। V भी गिवन था, R भी गिवन था, I मिल गया, 3I में लगा दिया, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें फाइंड करना है रीडिंग ऑफ द एमीटर, ठीक है। तो 20 वोल्ट का बैटरी है, अगेन यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। टोटल करंट जो भी आपका निकलेगा, ये टोटल करंट आपका 3 ब्रांच में डिवाइड होने वाला है, ठीक है। इस ब्रांच को हम लोग I1 कह देते हैं, इस ब्रांच को हम लोग I2 कह देते हैं और इस ब्रांच को हम लोग I3 कह देते हैं। तो मुझे तो वैल्यू I3 का चाहिए क्योंकि यहाँ पर रीडिंग ऑफ एमीटर चाहिए और एमीटर वाला जो ब्रांच है वो आपका थर्ड ब्रांच है जिसमें से I3 करंट जा रहा है। ये I3 करंट आपका 2 ओम में से भी जाएगा और इस 2 ओम में से भी जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और ये जो सीरीज में आपको दिख रहे हैं 2 ओम और 2 ओम, इसको हम लोग दोनों को इक्विवेलेंट निकाल के एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैंने वापस बस यहाँ कॉपी कर दिया है। अगेन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कह रहा हूँ कि जो 2 एम्पियर आपके पास सेपरेट गिवन था और ये जो 2 एम्पियर आपके पास सेपरेट गिवन था, ठीक है, दोनों को हटाकर हम लोग क्या चाहते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज करना। सेम इस ब्रांच में भी आपके पास 2 ओम रजिस्टर गिवन है और ये जो 2 ओम रजिस्टर गिवन है, इसके जगह पर भी मैं क्या चाहता हूँ, एक सिंगल वाला रजिस्टर यूज करना। तो 2 की जगह यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा एक सिंगल रेजिस्टेंस और सेम यहाँ पर भी 2 की जगह आपके पास में आएगा एक सिंगल रेजिस्टेंस। तो ये आपके पास सिंगल रेजिस्टेंस और ये भी आपके पास सिंगल रेजिस्टेंस। तो ये 2 और 2 दोनों सीरीज में थे, ठीक है। ये वाला 2 और ये वाला 2 सीरीज में थे, दोनों का इक्विवेलेंट 2 + 2 कितना बन जाएगा आपके पास में, 4 एम्पियर। सेकेंड ब्रांच में अगर हम लोग देखें तो सेम बनेगा, 2 और 2 का आपके पास अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो गया, 4 एम्पियर। टोटल करंट बैटरी से जो निकल रहा था वो था I, इस ब्रांच में कितना जा रहा है, I1, इस ब्रांच में कितना जा रहा है, I2 और इस ब्रांच में कितना जा रहा है, I3। मुझे जो वैल्यू चाहिए वो तो सिर्फ I3 का चाहिए। तो अगेन आपके पास करंट मतलब वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम रहने वाला है, वोल्टेज का वैल्यू 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस आपके पास कितना आ गया, 4। तो I3 का वैल्यू आपके पास 4 5 20, मतलब I3 का वैल्यू कितना बन गया आपके पास में, 5 एम्पियर बन गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोनों को हटाकर सिंगल 4 ओम यूज किया और सीरीज में था इसलिए दोनों में से करंट आपका सेम जाने वाला था, ठीक है। इसीलिए जितना आपका 4 ओम में से जाएगा उतना ही आपका इस 2 ओम और इस 2 ओम में से भी जाने वाला है, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 5 एम्पियर और ऑप्शन जो था फर्स्ट वाला कितना था, 5 एम्पियर, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में बोला है कि इन अ नेटवर्क एज शोन इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस ट्वाइस आर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ट्वाइस आर वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आने वाला है वो हमें फाइंड करना है। अब दूसरी चीज़ ये कि जो पोटेंशियल ड्रॉप 2R के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका 4R के अक्रॉस भी हो जाएगा। रीज़न ये है कि 4R और 2R एक दूसरे के साथ कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब निकालना तो वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज निकालने के लिए मुझे करंट का वैल्यू चाहिए, बिकॉज रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी 2R मेंशन है, ठीक है। 2R के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, इसका मतलब R का वैल्यू हो गया 2R के बराबर, V निकालना है। किसी तरीके से मैं I का वैल्यू मिल जाए ये चाहूँगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, I को निकालने के लिए हम लोग 4R और 2R इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों के जगह पर एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं। इसलिए इस डायग्राम को मैंने वापस यहाँ पर रीड्रॉ किया है और मैं चाहता हूँ कि ये जो 4R वाला रेजिस्टेंस था और ये जो 2R वाला रेजिस्टेंस था, इन दोनों के जगह पर मैं यूज़ करूँ एक सिंगल रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि उन दोनों का कैसा हो जाएगा,
पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब मैं जानता हूँ कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो बन जाता है वो बनता है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, सो R1 का जो वैल्यू है वो है 4R और R2 का वैल्यू है 2R। तो यहाँ पर आ गया 4R इंटू में 2R अपॉन में 4R प्लस 2R कितना हो गया 6R। तो एक R से एक R क्या हो गया कैंसिल, 2 से जो 6 है ये भी आपका 3 टाइम्स में क्या हो गया कैंसिल। तो आपके पास में कितना बच गया 4/3R। ये वैल्यू हो गया R इक्विवेलेंट का। इसका मतलब यहाँ पर जो रजिस्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है 4/3R के बराबर आ रहा है। और मुझे क्या पता करना है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। ठीक है, टोटल पोटेंशियल मतलब बैटरी का वोल्टेज तो E है, मुझे पता करना है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मतलब वोल्टेज कितना आने वाला है। ठीक है, अब करंट निकालना है। ठीक है, क्योंकि जब तक मुझे करंट नहीं मिलेगा तब तक मैं पोटेंशियल ड्रॉप पता नहीं कर पाऊंगा। तो करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करें, करंट का फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाता है वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। अगर मैं चाहता हूँ मुझे टोटल करंट मिले मतलब टोटल वोल्टेज यूज़ करना पड़ेगा और टोटल रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं V डैश से डिनोट कर देता हूँ, मुझे V डैश चाहिए। ठीक है, अब देखिए टोटल वोल्टेज मतलब जो सर्किट में आपके पास बैटरी लगा हुआ है वो वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रहा है वो है E के बराबर। इसके अलावा जो R इक्विवेलेंट अगर हम लोग निकालते हैं तो देखिए 4/3R और ये R एक दूसरे के साथ कैसे आ रहे हैं सीरीज में। और जब भी सीरीज में आए आपको अगर R इक्विवेलेंट निकालना हो तो दोनों रजिस्टर को आप सिंपली क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। तो I का वैल्यू कितना आ गया E अपॉन, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3R प्लस R क्रॉस मल्टीप्लाई 3 बन 3 हो गया। तो ये बन जाएगा 7R अपॉन में 3, नीचे का 3 पहुंच जाएगा ऊपर। इसका मतलब I का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 3E अपॉन 7R के बराबर। इसका मतलब आपके पास आ गई करंट की वैल्यू। आपको चाहिए V डैश, तो V डैश निकालने के लिए करंट आपके पास I, रेजिस्टेंस आपके पास R। तो करंट आपके पास कितना आ रहा है 3E अपॉन 7R। रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास कितना आ रहा है 4/3R। R से R आपके पास कैंसिल, 3 से 3 अगेन आपके पास कैंसिल। तो V डैश का वैल्यू कितना बन गया 4E अपॉन में 7 वोल्ट के बराबर। तो पहला ऑप्शन चेक कर लिया जाए, ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो 4E/7 कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर सेकंड आपके पास कितना है 4E/7। ठीक है, तो वापस देखिए हमने क्या किया, हमें चाहिए था 2R के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। अब 2R और 4R एक दूसरे के साथ है पैरेलल में, इसलिए जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा 2R के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा 4R के क्रॉस। इसलिए मैंने क्या किया 2R और 4R को मैंने एक सिंगल रजिस्टर यूज कर लिया R इक्विवेलेंट निकाल के, जो कि कितना बन गया 4/3R। इसके क्रॉस मैंने मान लिया पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V डैश, तो मुझे V डैश का वैल्यू चाहिए। V डैश का वैल्यू निकालने के लिए करंट का वैल्यू रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि मेरे पास रेजिस्टेंस ऑलरेडी 4/3R है। तो करंट निकालने के लिए मैंने अगेन V/R यूज किया। V मतलब बैटरी विच इज इक्वल्स टू E। टोटल रेजिस्टेंस आपके पास R और 4/3R का मतलब इस R और इस 4/3R का सीरीज कॉम्बिनेशन विच इज 7R/3। तो आपके पास टोटल करंट कितना आ गया 3E/7R। तो करंट आ गया, रेजिस्टेंस आपके पास दिया था, आपने इससे V डैश निकाल लिया, यही आपके पास बन गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है करंट I जो कि बैटरी के थ्रू निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ऑल्दो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डायग्राम अजीब लग रहा है, बट ये बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए होगा क्या कि आपका I करंट यहाँ से पास हो रहा है, कैपिटल I। इस पॉइंट पर आने के बाद करंट आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं सो दैट कि वो कन्फ्यूजन ना हो। तो इस पॉइंट पर आने के बाद क्या हुआ, आपका करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया।
मान लेते हैं कि इसमें गया I1 और इस वाले ब्रांच में गया I2, तो ये हो गया I1 और ये आपके पास हो गया I2, और I1 गया 2 ओम में से पास हुआ, अगेन यहाँ से आपका टर्न किया और 3 ओम में से भी पास हुआ। इसका मतलब 2 ओम और 3 ओम दोनों में से सेम करंट पास हो रहा है, वो भी कितना I1, और इस वाले पॉइंट पर आकर, ठीक है, अगर मैं से A पॉइंट नाम दूँ और इस अगर मैं B पॉइंट नाम दूँ, तो A पॉइंट पर क्या हो रहा है, करंट सेपरेट हो रहा है और B पॉइंट पर करंट आपका कंबाइन हो रहा है। तो अगेन आपका B पॉइंट पर कंबाइन होकर I1 प्लस I2 कितना बन गया, I के बराबर बन गया। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 2 ओम और 3 ओम दोनों में से सेम करंट पास हो रहा है, और हम लोग जानते हैं जब भी दो रजिस्टर में से अगर सेम करंट पास हो रहा हो तो हम लोग कहते हैं कि वो जो रजिस्टर्स है आपके कैसे है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैं वापस रीड्रॉ कर रहा सिंप्लीफाई करके, सो दैट कि हम लोग इसे इजीली सॉल्व कर ले। ठीक है, तो ये आपके पास में थी 5 वोल्ट की बैटरी, देन यहाँ पर आपके पास लगा हुआ है 2.5 ओम का रेजिस्टर, एक ब्रांच जिसमें से I2 मतलब ये आपके पास देखिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपके पास B है। ठीक है, तो A और B, A पॉइंट से करंट आपका सेपरेट हुआ और B पॉइंट पर जाके मिल गया, तो A और B के बीच में आपके पास जो है 2 ब्रांच बन रही है। एक में करंट जो जा रहा है वो करंट कितना जा रहा है, I2, और तो हम लोग ये ब्रांच कह देते हैं जिसमें करंट जा रहा है आपका I2, एक सेकेंड, और सेकंड ब्रांच आपके पास ये जिसमें करंट कितना जा रहा है, I1। ठीक है, तो ये आ गया B पॉइंट, ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये कितने इसका है 2 ओम का, और ये कितने इसका है 5 ओम का, नीचे में जो लगा हुआ है वो है 2.5 ओम का, टोटल जो करंट निकला वो निकला I। ठीक है, तो अब हम लोग ध्यान से देख सकते हैं कि आपके पास में, हाँ एक और चीज़ कि ये 2 ओम और 3 ओम इनका हम लोग ले लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों में सेम करंट जा रहा है, तो ये जो वैल्यू है हम लोग इंस्टेड ऑफ 2 इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन विच विल बी 2 + 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5 ओम। इसका मतलब आपके पास एक ब्रांच जिसमें I1 करंट है, ठीक है, एक ब्रांच जिसमें I1 करंट है और दूसरा ब्रांच जिसमें आपके पास में I2 करंट है। I1 वाला करंट 2 और 3 ओम दोनों में से जा रहा है, मतलब 2 और 3 ओम आगे सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन 2 + 3 का कितना हो गया आपके पास में 5 ओम हो गया, और दूसरा ब्रांच आपके पास में I2 था जिसमें से आपका 5 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, अब मुझे यहाँ फाइंड करना है बेसिकली I का वैल्यू, और I अगर निकालना है तो I इज इक्वल्स टू, मैं कह सकता हूँ I1 + I2 के बराबर। अब यहाँ पर एक गलती जो हम लोग से हो सकती है वो ये कि हम लोग को अगर डायग्राम देखें तो दिख रहा है कि 5 वोल्ट जो है इसके साथ 5 ओम मतलब I2 वाली ब्रांच, और ये 5 ओम मतलब I1 वाली ब्रांच कैसी है, पैरेलल में। तो हो सकता है कि आप ये गलती कर बैठो कि आप करंट I1 निकालने के लिए वोल्टेज 5 वोल्ट यूज़ कर दो, रेजिस्टेंस आप 5 ओम यूज़ कर लो, और आप अगर 5 और 5 निकाल लो तो ये आंसर आपके पास में 1 एम्पियर आ जाएगा। बट ये वैल्यू आपके पास रॉन्ग होगी, रीज़न ये है कि यहाँ पर बीच में 2.5 एम्पियर भी है। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस डायग्राम को अगेन हम लोग रीड्रॉ करेंगे, तो आपके पास ये 5 वोल्ट का बैटरी, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसा का वैसा बन जाएगा। तो ये हमने यूज़ कर लिया 5 वोल्ट का बैटरी। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि ये I1 I2 वाली ब्रांच जो पैरेलल है इसका हम लोग निकाल लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आप निकालना चाहो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो ये वैल्यू 5 और 5 का, ठीक है, कितना बन जाएगा आपके पास में, अगर आप, मैं इसको यहाँ बता रहा था, R इक्विवेलेंट 5 × 5 अपॉन में 5 + 5 कितना हो गया 10, तो 25/10
मतलब 5 5 25, 5 2 10, मतलब आपके पास में ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी 5/2 ओम के बराबर। और ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी कितना है 2.5 ओम के बराबर। तो 5/2 का मतलब ही आपके पास कितना बनता है 2.5 ओम। अब टोटल करंट यहाँ से आए है जो 2.5 इसमें से और 2.5 इसमें से पास हो रहा है। इसका मतलब ओवरऑल आपके पास में 2.5 सीरीज में आ गए। दोनों का अगर आप निकालते हैं कॉम्बिनेशन तो फाइनल आपके पास डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जिसमें बैटरी आपके पास लगी हुई है 5 वोल्ट की। पूरे रजिस्टर को आपने सिंप्लीफाई कर दिया और आपने अब यहाँ एक सिंगल रजिस्टर यूज किया है जिसका वैल्यू 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया 5 ओम। बैटरी भी है 5 वोल्ट की। तो अगर मैं यहाँ से करंट आई पता करना चाहूँ तो आई का वैल्यू कितना बन जाएगा V अपॉन आर। वोल्टेज है 5, रेजिस्टेंस भी है 5, तो करंट का वैल्यू कितना बन गया 1 एम्पियर के बराबर। ठीक है, तो अगर ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है 1 एम्पियर। तो देखिए वापस मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। हमने क्या कहा कि आपके पास 5 वोल्ट का बैटरी है। यहाँ पर ए और बी पॉइंट पर क्या हुआ कि टोटल आई करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक I1 बन गया और एक आपके पास I2 बन गया। I1 वाला करंट इस 2 एम्पियर और इस 3 एम्पियर दोनों में से पास हो रहा है। इसका मतलब 2 और 3 आगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास में आए हुए हैं तो अगर हम लोग यहाँ पर दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाले तो 3 और 2 का हम लोग के पास कितना बन जाएगा 5 ओम बन जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग के पास गलत बन जाएगी कि 2.5 एम्पियर 2.5 ओम का जो रेजिस्टर है वो यहाँ पर आपका छूट रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 यूज़ नहीं किया। मैंने यहाँ पर जो है यह मेंशन मैं कर देता हूँ कि अगर हम लोग इस वाले अप्रोच से जाएंगे तो ये अप्रोच हम लोगों का कैसा बन जाएगा गलत या रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट से नहीं गए। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये कॉन्सेप्ट इस वाले केस में कैसा बन जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रजिस्टर 2.5 ओम का छूट रहा था। ठीक है, अब देखिए तो 2 और 3 इसका सीरीज आ गया 5। ऑलरेडी I2 वाले ब्रांच में आपके पास एक है 5 का। दोनों को सिंप्लीफाई करके हमने डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमने क्या किया कि इस 5 और इस 5 का पैरेलल कितना बन गया 2.5। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था जब काफ़ी सारे रजिस्टर्स सब की सब अगर पैरेलल में हो आइडेंटिकल हो तो उनका R इक्विवेलेंट आपके पास में कितना बन जाता है R/N के बराबर। R का मतलब रेजिस्टेंस कितने ओम का है 5 ओम का। N का मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं 2। इसलिए आंसर कितना आ गया 5/2। अगर याद ना हो तो आपके पास में ये वाला फॉर्मूला हमेशा अवेलेबल रहता है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, देन 2.5 एम्पियर जो नीचे वाले ब्रांच में लगा हुआ है और इन दो ब्रांच का भी जो आया आपके पास में इक्विवेलेंट वो भी कितना आया 2.5। अब टोटल आई करंट इन दोनों में से सेम पास हो, मतलब 2.5 में से भी पास हो रहा है और इस 2.5 में से भी पास हो रहा है। इसीलिए आपके पास में ये आ जाएगा सीरीज में। तो 2.5 और 2.5 का सीरीज कितना बन गया 5। टोटल करंट कितना हो गया I, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 5, टोटल वोल्टेज कितना है 5। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, वोल्टेज का वैल्यू 5, रेजिस्टेंस का वैल्यू 5, 5 अपॉन 5 कितना हो गया 1 एम्पियर, जो कि आपका है फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि इन द नेटवर्क शोन बिलो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मुझे सी डी के अक्रॉस। तो ये पॉइंट हो गया C और ये पॉइंट हो गया D। तो सी डी के अक्रॉस निकालना है पोटेंशियल। अब अगर ध्यान से देखिए तो C और D ये जो दो पॉइंट है ना, इन दो पॉइंट के बीच में दो रजिस्टर लगे हुए। एक तो आपके पास 100 ओम का है और दूसरा आपके पास में 150 ओम का है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 100 ओम और 150 ओम एक दूसरे के साथ कैसे है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर मैं 100 और 150 इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लूँ, उसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वही तो बनेगा हम लोग के पास सी डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है। अब देखिए इसको मैं और इजीली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करता। हम लोग एक काम करते हैं, इस डायग्राम को वापस रीड्रॉ करते हैं और जो 100 ओम और 150 ओम जो दिख रहा है, इन दोनों की जगह हम लोग एक सिंगल रजिस्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो पॉसिबल तब हो पाएगा जब हम लोग इसका क्या फाइंड कर लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो जो आपके पास फाइनल डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में डायग्राम अगर हम लोग रीड्रॉ करते हैं तो ये सी पॉइंट है, यहाँ पर आपके पास डी पॉइंट आ जाएगा, ये आपके पास ब्रांच था पॉइंट डी, और यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो 100 और 150 का निकालना है हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब हम लोग इसका फाइंड करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो जो फॉर्मूला बन जाता है आर इक्विवेलेंट का, ठीक है। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बनता है, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 का वैल्यू 100 था और R2 का वैल्यू 150 था, ये वाला, ठीक है। ये 100 और 150 इन दोनों का हम लोग चाहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो 100 इंटू 150 अपॉन में 100 प्लस 150 जो कि बन जाएगा 250 के बराबर। तो पहले ज़ीरो और ये ज़ीरो आपके पास हो गया कैंसिल। देन नेक्स्ट चीज़ ये आपके पास में कि हम लोग 25 और 10 को 5 से काट सकते हैं। 5 5 से 25 एंड 5 2 ज़ा आपके पास में कितना आ गया 10। अगेन 5 से 150 कट जाएगा कितने टाइम्स में, 30 टाइम्स में। 5 3 ज़ा 15, ज़ीरो आ गया, देन 2 इंटू 30 आपके पास फाइनल कितना आ गया 60 ओम। इसका मतलब जो आर इक्विवेलेंट आपके पास सी और डी के बीच में आने वाला है, ये कितना आने वाला है 60 ओम आने वाला है। अब देखिए 60 ओम सी और डी के बीच में है, ठीक है। जितना पोटेंशियल ड्रॉप 60 ओम के क्रॉस आएगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप जो है आपका 150 और 100 के क्रॉस आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के ही पैरेलल कॉम्बिनेशन से कौन बना है आपका 60 ओम बन गया। अब इसके क्रॉस मुझे चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब मैं चाहता हूँ ये वैल्यू ऑफ V पता करना, ठीक है, वोल्टेज जो कि आपका 60 ओम के अक्रॉस आएगा। तो रेजिस्टेंस पता है कितना 60 ओम जो कि सी डी में जॉइंट है। करंट का वैल्यू नहीं पता, वोल्टेज निकालना है। अगर मुझे वोल्टेज निकालना है, ठीक है, अगर करंट मालूम चल जाए तो मैं आराम से जो है यहाँ पर V का वैल्यू पता कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, इससे हम लोग वापस रीड्रॉ करते हैं और ये जो 40 ओम और जो 60 ओम है इन दोनों को हटाकर हम लोग यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। डायग्राम में यहाँ वापस रीड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये आपके पास बैटरी आ गई, ठीक है। बॉटम में जो दो रजिस्टर्स थे उनकी जगह पर हम लोग सिंगल रजिस्टर यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है बेसिकली। तो आपके पास में 60 और 40 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 100 ओम हो जाएगा। इसके अलावा बैटरी जो हम लोग के पास में है वो 10 वोल्ट का है। तो यहाँ पर आपके पास में आ गया 10 वोल्ट का बैटरी। बैटरी से मान लेते हैं आई करंट निकलने वाला है, तो आई का वैल्यू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज है 10 वोल्ट का, रेजिस्टेंस आपके पास में है 100 ओम का। सो आई का वैल्यू यहाँ पर 0 और 0 हो गया कैंसिल, मतलब आई का वैल्यू आपके पास में आ रहा है 1/10 एम्पियर। अब टोटल करंट है 1/10 एम्पियर। मुझे पता करना है इस V का वैल्यू, चाहो तो आप इसे V डैश बोल दो, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग बैटरी के लिए V यूज़ करते हैं, तो V डैश निकालना है। तो V डैश निकालने के लिए अगेन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो भी आपके पास करंट है इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना आ रहा है 1/10 एम्पियर। रेजिस्टेंस आपके पास में जो कि सी डी के बीच में लगा हुआ है, ठीक है, बिकॉज मुझे सी डी के अक्रॉस निकालना है, कितना है 60 ओम का। तो अगेन 0 और 0 आपके पास हो गया कैंसिल। तो V डैश का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में
6 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग के पास में किसका आ गया, बी डैश का। ऑप्शन चेक करते हैं तो 6 वोल्ट कोई ऑप्शन है हम लोग के पास में, हाँ ऑप्शन नंबर 7 सेकंड जो है वो 6 वोल्ट का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऑल्दो हम लोगों ने अभी तक इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं की है, बट स्टिल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग वैसे भी आगे में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसके ऊपर में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 0.8 ओम का है, कनेक्ट है 3 रजिस्टर से जो कि डायग्राम में शो किया हुआ है। करंट आई का वैल्यू कितना होगा हमें ये पता करना है। ठीक है, तो करंट आई जो है आपके पास इस तरीके से, मतलब टोटल करंट जो बैटरी से निकलेगा बाहर आपको पता करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग का अप्रोच कराना चाहिए, अगर टोटल करंट निकालना है तो पहले मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा विच इज आर इक्विवेलेंट। तो वो निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से कि जो 2 ओम और जो 3 ओम है ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे है, पैरेलल। ठीक है, इनका हम लोग फाइंड कर लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो भी वैल्यू आएगा वो 4 ओम के साथ कैसा आ जाएगा सीरीज में, और अगेन जो आंसर आएगा वो फिर से 0.8 के साथ कैसा आ जाएगा सीरीज में। तो आपके पास एक सिंगल रेजिस्टेंस आ गया, पहले 3 और 2 पैरेलल में, उनका जो भी आंसर आया 4 और 0.8 के साथ सीरीज में, आपके पास आर इक्विवेलेंट मिल गया। आपके पास टोटल बैटरी का वोल्टेज गिवन है विच इज 12 वोल्ट। तो फाइनली आपको निकालना है आई, तो आई इज इक्वल टू आप लगा देंगे टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क लिख रहा हूँ, ये आपको ट्राई करना है और इसका आंसर आपके पास में जो आना चाहिए वो आना चाहिए 2 एम्पियर के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स जंक्शन रूल। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग के पास में है वो है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, या फिर इसी का एक और नाम है जंक्शन रूल। ठीक है, तो बेसिकली जंक्शन जो है इसका मीनिंग ये होता है जहाँ पर आपका 2 से ज़्यादा वायर्स आकर मिल रहे हो। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास में एक मैंने यहाँ जंक्शन शो किया हुआ है इस तरीके से। यहाँ पर रीज़न है ये है मैंने इसे जंक्शन कहा हुआ है बिकॉज यहाँ पर 2 से ज़्यादा वायर्स आकर मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक समझा जंक्शन का मीनिंग क्या होता है। नाउ अब किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या फिर किरचॉफ्स जंक्शन रूल, इसका मीनिंग क्या है या फिर इसका स्टेटमेंट क्या है। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है जिससे हम लोग जंक्शन रूल बोलते हैं, ये बेस्ड है आपका बेसिकली ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब वही कि जितना चार्ज आपके पास शुरुआत में होता है उतना ही चार्ज आपके पास बाद में भी होता है। ठीक है, मतलब टोटल चार्ज जो रहता है वो हमेशा आपका सेम रहता है। इसके बाद कहा गया है कि एट एनी जंक्शन, ठीक है, किसी भी जंक्शन पर द सम ऑफ, मतलब जो एडिशन होगा, ठीक है, किसका, ऑफ द करंट एंटरिंग, मतलब जो करंट आ रहा है जंक्शन में, इज इक्वल टू द सम, मतलब अगेन एडिशन ऑफ द करंट जो कि आपका लीव कर रहा है जंक्शन को। इसका मतलब किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट उस जंक्शन को लीव करके जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है एग्जाम्पल। जंक्शन मैंने बता दिया, ये जो पॉइंट है ये आपका फिलहाल कहला रहा है जंक्शन। यहाँ पर आपके पास में I1 और I3 दो करंट आ रहे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो एडिशन होगा टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन, तो जंक्शन में जो टोटल करंट आपका एंटर कर रहा है वो है I1 प्लस I3, और जो लीव कर रहा है वो कितना है I2। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, आउटगोइंग करंट। ठीक है, इनकमिंग करंट is equals to outgoing करंट। ठीक है, जितना करंट आपका एंटर करेगा उतना ही करंट आपका वहां से क्या करने वाला है, लीव करने वाला है। ठीक है, और यही है आपके पास में किरचॉफ का फर्स्ट रूल। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में हम लोग के पास में दो जंक्शन है, एक है जंक्शन X और दूसरा हम लोग के पास में है जंक्शन Y। ठीक है, अब जंक्शन X में जो है टोटल करंट जो आ रहा है वो 2 एम्पियर आ रहा है। इसके अलावा जो लीव कर रहा है वो आपके पास में
5 और 6 लीव कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, डायग्राम आपके पास क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से गिवन है, मुझे I1 और I2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं जो यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट, वो कौन सा हो जाएगा, किरचॉफ का फर्स्ट रूल या फिर जंक्शन रूल, जो ये कहता है जंक्शन पर जितना करंट आता है उस जंक्शन को उतना ही करंट लीव करके जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर चाहिए मुझे I1 और I2 का वैल्यू। I1 का डायरेक्शन हम लोग के पास क्वेश्चन में गिवन नहीं था, मैंने ये कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, चाहो तो आप इसके अपोजिट भी मान के चल सकते हो, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग उठाते हैं जंक्शन X। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में उठाने वाले कौन सा जंक्शन, जंक्शन X। ठीक है, तो एट जंक्शन X। ठीक है, अब अगर ध्यान से हम लोग देखते हैं तो जंक्शन X पे एक 2 एम्पियर आ रहा है, इसके अलावा I1 आ रहा है, और अगर हम लोग बात करें कौन कौन सा करंट लीव कर रहा है तो एक 5 एम्पियर दिख रहा है और एक 6 एम्पियर दिख रहा है। तो इक्वेशन हमें क्या बनना चाहिए, हमारा जितना करंट आ रहा है तो 2 एम्पियर आ रहा है, इसके अलावा I1 आ रहा है, जितना करंट आएगा उतना ही करंट लीव करेगा, और जो करंट लीव कर रहा है वो कौन कौन सा है, 5 एम्पियर और 6 एम्पियर। तो इधर में आ जाएगा 5 + 6, तो सॉल्व किया जाए 5 + 6 बन गया 11, और इधर आपके पास में आ गया 2 + I1। ठीक है, अगर हम लोग I1 का वैल्यू निकालते हैं तो I1 का वैल्यू कितना बन जाएगा हम लोग के पास में, 11 - 2। सो I1 का जो वैल्यू आपके पास में आ रहा है वो वैल्यू कितना बन जाएगा आपके पास में, 9 एम्पियर के बराबर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कि आपने अगर इस I1 का डायरेक्शन लेफ्ट ना लेते हुए अगर राइट आपने लिया होता तो इस केस में क्या होता कि जो आपका आंसर आता वो इंस्टेड ऑफ +9 क्या आ जाता, -9 आता, और -9 आपको ये इंडिकेट कर रहा होता कि हमने जो डायरेक्शन लिया हुआ है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, जंक्शन Y कंसिडर करेंगे। तो एट जंक्शन Y, ठीक है, जंक्शन Y में कितना करंट एंटर कर रहा है, एक तो मुझे I2 एंटर करता हुआ दिख रहा है, दूसरा 4 एम्पियर एंटर करता हुआ दिख रहा है, और I1 मुझे यहाँ से लीव करता दिख रहा है। तो मैं इक्वेशन बना सकता हूँ कि करंट एंटरिंग कौन कौन सा करंट एंटर कर रहा है, एक तो I2 एंटर कर रहा है, इसके अलावा 4 एम्पियर एंटर कर रहा है, और लीव कितना कर रहा है, I1 कर रहा है। तो यहाँ हमने I1 लिख दिया। अब I2 का तो वैल्यू पता करना है, जबकि I1 का वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले निकाला, कितना आया, 9 आ गया। सो I2 अगर निकालने हम लोग जाए तो कितना बन जाएगा, 9 - 4। सो I2 का जो वैल्यू आपके पास में आ गया वो कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यूज़ किया है किरचॉफ का जंक्शन रूल वैल्यू ऑफ I1 और I2 को फाइंड करने के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो किरचॉफ जंक्शन रूल पर बेस एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग निकालने वाले वोल्टेज एट द मिड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर दो एंड्स पर दो वोल्टेज है, एक का वैल्यू V1 लेफ्ट हैंड साइड में, एक का वैल्यू V2 राइट हैंड साइड में, और सेंटर में है आपके पास में मिड पॉइंट जहाँ पर मुझे निकालना पोटेंशियल विच इज V मिड। दो रजिस्टर्स है R1 R2, ऑल्दो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाकर 3 रजिस्टर्स में भी लगा सकते हैं। ठीक है, बट समझने के लिए पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 रजिस्टर्स R1 और R2 से। अब V मिड जो है यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। अब सवाल ये है कि मुझे नहीं पता करंट जो है वो V1 की तरफ जाएगा या V1 के तरफ से आएगा, या करंट V2 के तरफ जाएगा या V2 के तरफ से आएगा। तो अगेन एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर अजम्पशन ले लेते हैं। अजम्पशन हम लोग ये मान लेते हैं कि V मिड से I1 जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड V1 की तरफ, और I2 जा रहा है राइट हैंड साइड V2 की तरफ। ठीक है, अब V मिड मतलब मिड पॉइंट पर हम लोग लगा देते हैं किरचॉफ का जंक्शन रूल। किरचॉफ का जंक्शन रूल ये कहता है कि जितना करंट आपका आ रहा है, मतलब सम ऑफ
इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मिड पॉइंट पर कहीं भी करंट आ नहीं रहा है, मिड पॉइंट से जा रहा है, इसीलिए हम लोग जो है इनकमिंग करंट को लिख देंगे 0, जबकि आउटगोइंग करंट को हम लोग लिख देंगे I1 प्लस I2। ठीक है, तो यहां से I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोग के पास में 0 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज ये कि लेफ्ट हैंड साइड का 0 जैसा का वैसा। अब ये जो करंट है, करंट का फॉर्मूला अगर हम लोग ओम्स लॉ देखते हैं तो I इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन में बन जाता है R। डेल्टा V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे मुझे I1 निकालना है। ठीक है, I1 करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, वे मिड से V1 की तरफ, और करंट हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब ये हुआ ना कि मिड पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा कंपेयर टू 1 वाले पॉइंट के, इसीलिए आपका करंट हायर पोटेंशियल Vm से लोअर पोटेंशियल V1 तक गया, और जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कितना आ गया, R1 के बराबर। ऑन द सेम अप्रोच अगर हम लोग अगेन देखते हैं तो यहाँ पर आपको फिर नजर आएगा जो करंट है वो वे मिड से V2 की तरफ जा रहा है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ऑब्वियसली अगेन आपका Vm ज़्यादा होगा, V2 आपका कम होगा, अपॉन में रेजिस्टेंस आपके पास कितना बन जाएगा, R2 के बराबर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर वाले जो टर्म है इसको हम लोग थोड़ा सेपरेट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, Vm अपॉन में R1 माइनस V1 अपॉन में अगेन आपके पास R1 प्लस Vm अपॉन में आपके पास में R2 माइनस V2 अपॉन में अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, नेगेटिव वाली टर्म को राइट हैंड साइड से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते, तो माइनस V1 बाय R1 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आया तो प्लस V1 बाय R1 बन गया। सेम तरीके से माइनस V2 बाय R2 राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में आई तो प्लस V2 अपॉन R2 बन गया। जबकि आपके पास राइट हैंड साइड में Vm मुझे कॉमन दिख रहा है तो मैंने कॉमन निकाल लिया है, और ब्रैकेट के अंदर में मुझे जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, मुझे वैल्यू किसका चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यू Vm का। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इसको राइट हैंड साइड से मैं लेकर आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा, V1 अपॉन R1 प्लस V2, एक सेकेंड ना, V2 अपॉन में आपके पास क्या आ गया, R2, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, Vm। ये होता है आपका पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट। ठीक है, V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 अपॉन में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, इसी पर बेस्ड हम लोग जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछला जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, और हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो 2 रजिस्टर के लिए था, बट इसको मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूँगा बाय यूजिंग द 3 रजिस्टर। ठीक है, तो V1, V2, V3 3 पॉइंट्स मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, Vm मुझे निकालना है, और एक और चीज़ मैं एक्स्ट्रा में जो करने वाला हूँ वो ये कि यहाँ से R1 के थ्रू फ्लो होने वाला I1 करंट, R2 के थ्रू फ्लो होने वाला I2 करंट, और R3 के थ्रू फ्लो होने वाला I3 करंट भी मैं साथ में निकालूंगा। ठीक है, तो पहला काम मेरा क्या होगा, Vm निकालना। तो अगर हम लोग Vm का फॉर्मूला लगाए, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास में, अगर 2 होते तो हम लोग क्या लिखते, V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2, बट यहाँ 3 हैं इसीलिए एक्स्ट्रा में एक और टर्म आएगी V3 बाय R3। इसके अलावा अपॉन में क्या क्या आएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला।
अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे वैल्यूज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो V1 का वैल्यू कितना दिख रहा है 20 और R1 कितना दिख रहा है 10, तो कितना आ जाएगा 20 अपॉन में 10 प्लस V2 की बात की जाए तो आपको दिख रहा है 10 और R2 दिख रहा है 5, तो ये बन जाएगा 10 अपॉन में 5। उसके बाद V3 की बात की जाए तो V3 दिख रहा है -10 और R3 दिख रहा है 10, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास -10 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 10। उसके बाद होल डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 का वैल्यू 10 प्लस 1 बाय R2 का वैल्यू 5 प्लस 1 बाय R3 का वैल्यू अगेन कितना आ गया 10 आपके पास आ गया, ठीक है। अगर एलसीएम हम लोग देखें तो एलसीएम हम लोग बोल सकते हैं 10 बन जाएगा, तो मैं यहाँ पर एक ही बार लिख रहा डिनोमिनेटर वाले टर्म 10, ऊपर में आपको फर्स्ट टर्म दिख रही है 20, इस 5 को 10 बनाने के लिए हमें ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, इसलिए 10 इंटू 2 कितना बन गया होगा 20 और माइनस आपके पास अगेन कितना आ गया 10। फिर से अगर नीचे देखा जाए तो आपके पास वापस डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो बनेगा 10, पहली टर्म तो 1 रहेगी, अगेन दूसरी टर्म को आपने अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, लास्ट टर्म अगेन आपके पास आगे 1। अब ये वाला 10 और ये वाला 10 आपके पास क्या हो गया कैंसिल, देन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 20 प्लस 20 40 एंड 40 माइनस 10 आपके पास कितना हो गया 30, जबकि अपॉन में 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 1 आपके पास कितना हो गया 4, तो 30/4 आपके पास में आ गया, जिसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास लास्ट में जो वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी कितनी 7.5 वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट या जो जंक्शन पर आपको वोल्टेज का वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 7.5 वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास Vm का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 7.5 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दूसरे पेन से यहाँ मेंशन कर दे रहा कि हम लोग के पास में जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू Vm की कितनी आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है 7.5 वोल्ट। अब देखिए कि हम लोग जानते हैं करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो अगर आप फर्स्ट ब्रांच देखेंगे R1 वाली तो V1 20 वोल्ट, Vm 7.5, तो ऑब्वियसली करंट आपका हायर पोटेंशियल मतलब 20 वोल्ट से लोअर पोटेंशियल 7.5 की तरफ जाएगा, तो I1 का डायरेक्शन बन गया ये। सेम तरीके से अगर आप सेकंड ब्रांच देखते हैं तो V2 का वैल्यू 10 और Vm का वैल्यू 7.5, तो वापस करंट हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट से लोअर पोटेंशियल 7.5 की तरफ जाएगा, मतलब ये हो गया डायरेक्शन ऑफ I2। और लास्ट में अगर हम लोग I3 की बात करेंगे जो कि R3 में से फ्लो करके जा रहा है, हायर पोटेंशियल 7.5 नज़र आ रहा है, लोअर पोटेंशियल -10 नज़र आ रहा है, तो आपके पास Vm से करंट कहाँ जाएगा V3 की तरफ, ये आ जाएगा I3, ठीक है। अब हम लोग के पास डायरेक्शन आ चुका है, अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर करंट निकालने के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, I = कितना होता है हमने जो लास्ट टाइम देखा था डेल्टा V अपॉन में R, ठीक है। तो पहली चीज़ हम लोग फाइंड करते हैं I1, तो I1 निकालने के लिए अगर हम लोग ध्यान से देखें पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाएगा 20 माइनस 7.5, ठीक है, ये आ जाएगा 20 माइनस 7.5, और जो R1 रजिस्टर है उसका वैल्यू कितना है 10 के बराबर, तो अपॉन में आपके पास कितना आ जाएगा 10। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 20 माइनस 7.5 बन जाएगा 12.5, अपॉन में आपके पास में आ गया 10। इसका मतलब I1 का जो वैल्यू है वो कितना बन जाएगा 1.25 एम्पियर, ठीक है। अब I1 मिल गया तो नेक्स्ट चीज़ हम लोग फाइंड कर लेते हैं आपका I3, ठीक है, चाहो तो आप I2 भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट काम क्या करते हैं I3 फाइंड कर लेते हैं। तो I3 निकालना है तो वापस देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कितना बनेगा, हायर पोटेंशियल 7.5 माइनस लोअर पोटेंशियल -10, तो ये बन जाएगा आपके पास में 7.5 माइनस ऑफ -10 अपॉन में अगर आप रेजिस्टेंस R3 की बात करें तो वो भी कितना आ रहा है आपके पास में 10 के बराबर आ रहा है।
तो अगर आप निकालना चाहे I3 तो ये कितना बन जाएगा 7.5 माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो 10 प्लस 7.5 कितना हो गया 17.5 और अपॉन में आपके पास कितना है 10, तो ये वैल्यू आनी चाहिए कितनी 1.75 एम्पियर। ठीक है, अब I2 को निकालने के लिए चाहो तो आप वापस डेल्टा V बाय R यूज कर लो, बट मेरी मानो तो हम लोग के पास में एक सिंपल तरीका कौन सा है, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, और जंक्शन को लीव कौन कर रहा है I3। तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए आपके पास में, इक्वेशन बननी चाहिए I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया I3। तो I1 का वैल्यू है 1.25, I2 हमें नहीं पता, I3 का वैल्यू कितना है 1.75। तो अगर हमें I2 निकालना है तो I2 क्या बन जाएगा 1.75 माइनस 1.25। ओवरऑल अगर आप सॉल्व करते हैं तो I2 का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 0.05 एम्पियर। ठीक है, एक सेकंड, 0.05 नहीं, ये बन जाएगा आपके पास कितना 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में आ गया I2 का। ठीक है, अलॉन्ग विथ